ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कैसे पूरे होंगे वादे, ये सवाल है आम आदमी पार्टी की सरकार से। बजट पेश होने वाला है, पहला बजट होगा आम आदमी पार्टी की सरकार का और उम्मीदें बहुत सारी हैं क्योंकि अब वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है। पहली सीढ़ी होगा बजट और इस बजट में कहां पर केजरीवाल सरकार का ध्यान जाता है ये तय करेगा कि आगे सरकार किन किन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाकर अपने वादे पूरे करने पर विचार कर रही है। हमारे साथ एक पूरा पैनल इस पर जुड़ा हुआ है। बात करते हैं रासबिहारी जी से। रासबिहारी जी, अगर हम केजरीवाल सरकार के वादों को देखें और फिर बजट की उम्मीदों पर जाएं तो सबसे बड़ा जो वादा दिल्ली की जनता चाहती है वो बिजली और पानी का है। अब सब्सिडी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, राहत कैसे दे पाएगी केजरीवाल सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा विधानसभा में तो 70 सूत्री एक एजेंडा पेश किया पूरी दिल्ली के लिए जी। उसके अलावा हर विधानसभा के लिए उन्होंने एक अलग से विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जी। तो देखने की बात यह है कि जो उन्होंने 70 वायदे किए थे पूरी दिल्ली से, उनमें से कितने वायदे पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से कठिनाइयां बढ़ रही हैं, जैसे अभी बोरा साहब बोल रहे थे कि दिल्ली में आप कहीं भी जाएं, क्योंकि अभी अगर देखें तो बहुत सारे काम बकाया पड़े हैं कि जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मार्केट से पुराने मार्केट से वहां पर जो काम होने थे वो काम अभी तक नहीं हो पाए। दूसरी बात है कि अगर आप देखें ना, पिछले 2 साल में दिल्ली में जो विकास का काम चल रहा था, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा था, वो रुक गया है। बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे कुछ काम हो रहा है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे जो मोहल्ले हैं, जो कॉलोनियां हैं, खासतौर पर अगर हम अनऑथराइज कॉलोनी की बात करें तो वहाँ हालत बहुत खराब है। वहां पर अभी बरसात आएगी तो वहां लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, बीमारी फैलने का सबसे बड़ा आशंका है कि बीमारी इतने बड़े पैमाने में फैल सकती है। और हमारे पास में दिल्ली में हम सरकार वादे तो बहुत बड़े कर रही है, ठीक है, वादे किए आप पूरे करने चाहिए, लेकिन अगर जो आर्थिक सर्वेक्षण दिखाया है वो भी पिछली सरकारों की तरह एक अच्छी तस्वीर पेश करने वाला है। इसमें हम ये नहीं दिखा पा रहे कि हमारी दिल्ली की समस्या क्या है और हमें कैसे उससे कोई रास्ता निकालना है। जैसे हम हॉस्पिटल की बात करें कि ये जैसे अभी पूनम जी ने कहा कि 82% महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है और इसमें 82% में बाहर के लोग भी हैं जी, क्योंकि दिल्ली में आती हैं, क्योंकि बाहर के जो राज्य हैं उनका भी बोझ दिल्ली के अस्पतालों पर पड़ता है। तो लेकिन अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर हालत ऐसी लगती है जैसे कोई रेलवे प्लेटफार्म हो, किसी मरीज को दवाई नहीं मिल रही है, तो किसी का इलाज नहीं हो रहा है। जो आधारभूत जरूरतें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देगी केजरीवाल सरकार या फिर एक और पॉपुलिस्ट बजट लेकर आएगी और अपने वोट बैंक को ही साधने की कोशिश? नहीं, मुझे नहीं लगता। सरकार ठीक है 2-3 वायदे अगर पूरे कर सकती है, कोई वैट में कोई छूट दे दे किसी मामले में तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये केवल सिर्फ धन का आवंटन होना है विभिन्न सेक्टर्स में, और उससे सरकार की किस सेक्टर को सरकार ज्यादा वरीयता देती है उससे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि सरकार किस दिशा में आगे चलना चाहती है। सरकार अगर डेवलपमेंट करना चाहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी। अब आप देखिए, दिल्ली में 2010 में बसों की खरीद हुई थी जी। इस बात को 6 साल होने वाले हैं। बसों की हालत खराब है, रोज बस कितनी बसें सड़कों पर खराब होती हैं, इसका रोजाना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी गर्मियों में आएंगी, बरसात आएंगी तो जो बसों की दिक्कत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ा खर्चा ये आने वाला है कि नई बसों की खरीद सरकार कहां से वो करेगी, उसके लिए बजट में कहां से धन वो देगी। क्योंकि एक तरफ तो आपने पानी आपने माफ कर दिया, तो जो भी 700-800 करोड़ रुपए आपको पानी से मिलता साल में वो आपको नहीं मिल रहा। दूसरा, जो 2000 करोड़ रुपए आपने सब्सिडी में दिया है बिजली कंपनियों को, तो वो 2000 करोड़ रुपए का आप कहां से लाएंगे? क्योंकि आपको तो सब कुछ, जो आपका जो बजट है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से काटना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल के काटना पड़ेगा, आपको एजुकेशन के सेक्टर से काटना पड़ेगा, तो इसका ले दे के दबाव तो जनता पर ही पड़ने वाला है जी। और अगर हम डॉक्टर आर के गुप्ता यहाँ अर्थशास्त्र के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से समझने की इसको कोशिश करें, सब्सिडी सरकार देगी ये तो तय है, और सब्सिडी के लिए रेवेन्यू कहां से आएगा इसका अभी सरकार की तरफ से कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कम होगा अगर सब्सिडी देती है तो, और टैक्सेस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो एक ऑप्शन सरकार अपनाना नहीं चाहती है। तो किस तरह से मैनेज कर सकती है एक सरकार? देखिए,
सही मायने में सब्सिडी देना विफुल करना है। जी। जो व्यक्ति एक के साथ एक फ्री की बात कहते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते कि एक के साथ एक फ्री वो दे रहा है व्यक्ति, वो दोनों की कीमत ले रहा है, वो केवल आपको दिखावा कर रहा है कि मैं आपको एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ। वो ही इन सरकारों की बात है। ये सरकारें घोषणा करती हैं कि हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे, पर उनको ये नहीं पता कि जो सहूलियतें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, उन सब की जो लागत आती है, उस लागत को बिना वसूले, जब तक ये वसूलेंगे नहीं जनता से, जब तक उसको ये प्रदान नहीं कर सकती। आज यही हाल दिख रही है जो एनडीएमसी की पोजीशन है। एनडीएमसी आज चरमरा रही है। एनडीएमसी की जो सेवा जो मिलनी चाहिए जनता को नहीं मिल रही है। वो एनडीएमसी को जब तक आप उनको, वहाँ के वर्कर्स को, काम करने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो कहाँ से सुविधा दे पाएंगे। तो आप देखिए, हालांकि इस बार जो सर्वे आया उसमें लिखा हुआ है कि एनडीएमसी के क्षेत्र को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये वास्तव में बहुत बढ़िया चीज़ है कि सोलर सिटी के रूप में विकसित करें, जिससे बिजली की खपत कम होगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सर्वे में ये भी लिखा हुआ है कि जो दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की 3 गुनी है। यानी कि यहाँ की जनता की कैपेसिटी ज्यादा है। कोई भी जनता है वो ये चाहती है कि हमको सुविधा मिले। तो जहाँ सुविधा की बात है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जिनसे आप ले सकते हैं, उनसे आप ले नहीं रहे, उनको आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी देने का मतलब है आप जिनकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी है, उनको आप माफ कर रहे हैं। तो ये तो अपना रेवेन्यू कम कर रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि जब आपके पास कैपेसिटी है लोगों की, देने वालों की, आप उनसे लीजिए, उनको सुविधा दीजिए। जहां तक बात थी वाईफाई देने की, वो भी आप देख रहे हैं वाईफाई कहां तक हो पाई है। जहां बात थी, इन्होंने कहा था कि हम बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज देंगे। जब जिस समय ये सरकार आई थी, उसने कहा था अगली बार जितने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेजों की कमी नहीं होगी। पर क्या नए कॉलेज आ पाए? जी, हाँ। यही सवाल है डॉक्टर गुप्ता, जिस पर हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन यूथ की सबसे पहले बात सुन लेते हैं। एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण में वो बात मेरे ख्याल से हो भी कि नहीं, क्योंकि ये तो कुछ पॉइंट्स हैं और वो किसी आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होता है। हम दिल्ली में बात कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लेकिन सरकार ने जो 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर सोते हैं, क्योंकि अभी जैसे गुप्ता जी बात करते हैं एनडीएमसी एरिया में, एनडीएमसी एरिया का पूरा इलाका छोड़ दिए, कनॉट प्लेस में ही कम से कम 3-4 हज़ार लोग ऐसे हैं जो रात को सड़कों पर रहते हैं। उनको पुलिस मार के भगाती रहती है वो। और हालत यह है कि वो लोग टॉयलेट्स में जाके रहते हैं। जो वहाँ अंदरूनी इलाकों में टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो टॉयलेट्स को तोड़कर वहाँ उन्होंने अपना कचरे का सामान इकट्ठा करके वहाँ वो रहना रहता पड़ता। एक तरफ तो हम ऐसी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि देख बहुत शानदार दिल्ली हो, एक चमकती वो दिल्ली हो, लेकिन जो दिल्ली में जो गरीब आता है उसकी वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी है, सबका हक है यहाँ पर आने का। और सरकार, मुझे नहीं लगता कि जो 5 लाख लोग सड़कों पर हैं, सरकार ये आंकड़ा मानेगी भी नहीं मानेगी। कम से कम 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अपना पहचान पत्र है कि ये फलाना आदमी सड़क नंबर 5 पे पीपल के पेड़ के नीचे रहता है, उसके पास प्रमाण पत्र, उसका अपना वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। ऐसे 1 लाख लोग हैं जिनके पहचान पत्र बने हुए हैं। और ये संख्या लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें रैन बसेरे के आसपास जाएं तो कितने लोग, गर्मियों में आप देखेंगे कितने लोग सड़कों के किनारे सोते रहते हैं। तो सरकार इनके लिए क्या करे? क्योंकि हम जब आम आदमी सामाजिक काम बहुत सारे करने की जरूरत है केजरीवाल सरकार को, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको सुनाते हैं कि दिल्ली का युवा क्या चाहता है अपनी सरकार से, युवाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं, ये सुनिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग हॉस्टल फैसिलिटीज़ बच्चों को होनी चाहिए जो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। और एकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, एंट्रेंस बेसिस होता है, वो भी इंटरव्यू बेसिस होता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही, मतलब ये है कि जो बिल्डिंग्स पुरानी है वो वैसे ही मेंटेन करके रखी गई हैं, उसका कोई और वो नहीं है। तो वो चाहती हूँ कि मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, वाईफाई, ये सब कनेक्शंस होने चाहिए। आई थिंक जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे उन्हें डिलीवर करना चाहिए। अब इतना टाइम हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी को बने हुए, तो उनको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स होने चाहिए, वाईफाई और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। मेरी इस बजट से एक्सपेक्टेशन ये है कि मेट्रो में जैसे हम स्टूडेंट्स जो ट्रैवल करते हैं रेगुलर, तो उन्हें कंसेशन मिले। और दूसरा, हमारे डीयू में कैंटीन की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ कैंटीन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को गुड क्वालिटी फूड और कैंटीन की जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और तीसरी चीज़ है लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। जो बच्चों को लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, लाइब्रेरीज उनमें प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, तो वो फैसिलिटीज़ जो होती है थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस बजट में, सिंस यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम आउटसाइड, सो दे शुड प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ हॉस्टल्स एंड बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, प्लस वहाँ पे फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, कूलर्स वगैरह इंस्टॉल होने चाहिए, प्लस
Security, especially for girls, should be improved, and they should have better infrastructure in classrooms and libraries. चलिए, तो स्कूल खोलने की बात की थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। 500 सरकारी स्कूल खोलने की बात हुई थी, 20 डिग्री कॉलेज खोलने की बात हुई थी, और स्टूडेंट्स ये भी चाहते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज और ज्यादा बढ़ाई जाएं। इसको लेकर क्या बजट में निकलकर सामने आता है, ये भी देखना होगा, और इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर बोहरा जी, ये अगर हम बात करें यूथ की काफी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि यूथ को भी टारगेट करके अपना पूरा वोटिंग कैंपेन आप सरकार ने बनाया था। वाईफाई की बात की थी, स्कूलों की बात की थी, और साथ ही डिग्री कॉलेजों की बात की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस की बात की थी, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। उसको लेकर अब क्या लग रहा है, बजट में क्या सामने आ सकता है? देखिए, जो आज के हालात हैं, अगर आप किसी नर्सरी के बच्चे के एडमिशन कराना जाते हैं तो इतनी बुरी हालत है, आपको लाखों रुपया देना पड़ता है सिर्फ एक नर्सरी के बच्चे की सीट के लिए। अगर आप पढ़ा लेते हैं बच्चे को, 12वीं उसने पास कर ली, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो कट ऑफ क्या जा रहा है? 95, 96, 98। इस बार तो एक कॉलेज का दिखाया गया 99.5%। अगर ये हालात चल रहे हैं, अगर आप दिल्ली में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ना तो आपके कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ना आपकी एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो यूथ बेचारा क्या करेगा? वो तो मांगता ही रह जाएगा। उसके बाद जब वो पढ़ लिख के किसी तरह नौकरी के लिए घूमेगा तो उसको ना नौकरी मिलती है, ना बिजनेस, ना कुछ, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री का सिस्टम भी कुछ नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर रह गया। तो मुझे लगता है कि इनको प्रॉपर एक एजुकेशन के लिए बजट एलोकेट करना चाहिए, जिसमें नर्सरी स्कूलों से लेकर और कॉलेजेस तक बच्चों को एक सीट तो इजीली मिले। कम से कम आप 99% को छोड़िए, कम से कम 60-70% जिसके मार्क्स आ रहे हैं उस बच्चे को सीट तो मिले, वो जाके कुछ पढ़े तो सही। अगर आप 99% पे कट ऑफ कर देंगे बच्चों के, तो वो बेचारे कहां जाएंगे, क्या करेंगे वो? मैं तो हैरान हो रहा हूं देख के। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो ये तो 100% क्रॉस कर जाएगा अगले 2 सालों में। तब क्या होगा? मतलब जिसके 100% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, वो सीट लेगा या 100% वाला सीट लेगा, बाकी कहां जाएंगे? तो बहुत गलत हो रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यूथ की, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेडीज की रेप कैपिटल बन चुकी है, इतना गंदा टैग लगा हुआ है। जब कहीं कोई ऐसा कांड हो जाता है तब हो हल्ला मचता है, तब शोर मचता है, और उसके बाद सब खत्म। ना तो पिछले कातिलों को किसी को सजा होती है, ना कुछ होता है। तो मुझे लगता है हर चीज में इनको प्रॉपर इस समय एलोकेशन फंड्स की वैसे ही कमी बता रहे हैं। तो काफी अच्छे तरह सोच के अगर ये कुछ काम करेंगे, बड़ा तगड़ा मैंडेट है आपके पास इस समय 67 सीट्स का, अगर ये बड़ी प्लानिंग के साथ कुछ करेंगे तब जाके दिल्ली के लिए कर पाएंगे, वरना वही जो पिछले 15 सालों में हुआ वही दोबारा से होने वाला। जी पूनम जी, आपको क्या लगता है, महिलाओं की जहां तक बात है तो काफी वादे महिलाओं को लेकर भी सरकार ने किए थे। उनकी सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड तैनात करने की बात की थी, हालांकि अब बसों में लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें, स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब महिला सुरक्षा का सवाल होता है तो निश्चित तौर पर उसका अर्थ महिलाओं पर पहरेदारी कतई नहीं होता है जी। और जो केजरीवाल साहब ने बात कही कि मार्शल तैनात करेंगे, तो आज से वो शुरू भी हो गया है, कुछ बसेस में मार्शल तैनात भी हो गए हैं। सवाल ये है कि ये मार्शल क्या करेंगे? ये मार्शल ये करेंगे कि अगर बस में कोई बदतमीजी हो रही है तो ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मिलकर पुलिस को अप्रोच करेंगे जी। तो पुलिस को तो महिलाएं भी अप्रोच कर सकती हैं। सवाल इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि आप बसों की अवेलेबिलिटी की गारंटी क्या है जी। आज स्थिति यह है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर भी बसें मिल जाती हैं, दोपहर में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई बसें नहीं मिलती हैं। 5 बजे के बाद जो बसेस मिलती हैं, रात को 8 बजे के बाद अगर महिलाओं को वापस अपने काम पे जाना होता है, वापस काम से घर जाना होता है, इंडस्ट्रियल एरिया की औरतें हो, चाहे वो आपके ऑफिसेज में काम करने वाली महिलाएं हो, बसेस अवेलेबल नहीं है जी। बसेस ही नहीं चलती हैं, पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं हम पहरेदारी करेंगे, हम मदद करेंगे। हम बात करते हैं कि आप मानसिकता को बदलने के लिए आप किस तरह का आप एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आप ठोस परिस्थितियों में कैसे बदलाव करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। ठोस कदम क्या हो सकता है? हम कहते हैं ठोस कदम यह हो सकता है कि आप गारंटी कर दीजिए दिल्ली के अंदर जितना भी औद्योगिक इलाकों में काम करने वाला मजदूर है जी, जिसमें महिलाएं एक बड़ी संख्या में है, आप गारंटी कर दीजिए कि उनको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। आज बात करते हैं कि हमने कह रखा है, लेकिन बात यह है कि उस न्यूनतम वेतन को, उस कानून को इंप्लीमेंट कराने वाली जो लेबर मशीनरी है, आपने उसको तो डिफंक्ट करके रखा हुआ है। मैं 4 दिन पहले हरिनगर के अंदर एक लेबर ऑफिस है, वहां गई हुई थी। वहां लेबर ऑफिस में पीने के पानी की सुविधा नहीं है।
11-11 महीने के लिए वहां वर्कफोर्स को रखा जाता है, वो चली जाती है, वर्कर का काम भी अधूरा, और निश्चित तौर पर महिलाओं को भी इससे बहुत उनके ऊपर तकलीफ आती है। जब आप महिलाओं को सशक्त बनाने की ठोस योजनाएं, ठोस आप उनको कुछ आधार नहीं देते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करना बेमानी है। अगर, क्योंकि महिलाओं को पहरेदारी नहीं चाहिए, उनको वास्तव में सुरक्षा चाहिए, उनको वास्तव में वो आजादी चाहिए कि वो जब अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर, जब उनका मन करे, जैसे अपने इलाके के अंदर वो जाना चाहे, जो पहनना चाहे वो कर सके। और निश्चित तौर पर कुछ ठोस ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जिससे समाज के अंदर पितृसत्ता को मजबूती देती समझदारी के ऊपर चोट हो। और ये सरकारें अगर वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हैं तो इस ओर कुछ ठोस कदम उन्हें उठाने। चलिए, ठोस कदम काफी उठाने की जरूरत है। राजबिहारी जी, यहाँ अगर हम सीसीटीवी की बात करें, उसके लिए भी एक बड़ा बजट सरकार को एलोकेट करना होगा अगर अपने इस वादे को भी पूरा करना है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो बहुत बड़ा चुनौती का काम है कि पूरी दिल्ली सीसीटीवी के रडार पर हो। इसका कुछ काम जैसे एनडीएमसी एरिया में दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ काम किया जा रहा है, बाकी दिल्ली सरकार को काम करना है। और उसने कहा शायद इस काम में एक साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। इसी तरह वाईफाई की बात करें, सरकार करीब 2 साल लगेगा पूरी दिल्ली में वाईफाई लाने के लिए। जैसे सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट की हालत ये है कि लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेज मिले जी। लेकिन सबसे बड़ी जो हास्यास्पद वो है, जो मजाक की बात है कि लेबर डिपार्टमेंट में ही ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको रखा जाता है 8-10 महीने के, फिर उनको निकाल दिया जाता है। और वहां पर इंस्पेक्टर की कमी है, वहां पर अधिकारियों की कमी है। तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में हम आम आदमी को उसका अधिकार दिलाएंगे, जब अधिकार दिलाने वाली मशीनरी ही नहीं है, वहां आदमी नहीं है, तो सरकार कैसे काम करने की कोशिश करेगी? ये अच्छी बात है जी। एक बात ये अच्छी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट है वो खुलकर काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में जिस तरह से पहले दबाव था, इस बार नहीं है। इस बार लेबर डिपार्टमेंट बहुत स्वतंत्रता से काम कर रहा है। लेकिन उसके सामने दिक्कत यह है कि उनके पास में इंस्पेक्टर नहीं है जी, उनके पास में बड़े अधिकारी नहीं है, उनके पास में जो डाटा इकट्ठे करने वाले लोग हैं वो नहीं है। तो ऐसे में, और ये हालत हर एक विभाग की है। ये हालत ट्रांसपोर्ट विभाग की भी है, ये हालत मेडिकल की भी है, ये हालत एजुकेशन की भी है। तो आपको लगता है कि जो फोकस होना चाहिए सरकार का वो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर होना चाहिए, आधार बनाने पर होना चाहिए, तभी जाकर जो योजनाएं उनकी विकास की हैं वो कहीं जाकर आगे परवान चढ़ पाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगी खास करके यूथ को जिस तरह से हमने देखा बोलते हुए, क्वेश्चन ये है कि आज दिल्ली के यूथ के पास किस तरह की नौकरी है जी। बातचीत से साफ निकल के आ रहा है कि वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब जी। आप बात करते हैं, आपने वादा किया था कि तो सबसे पहले ये पॉलिसी की बात जो हो रही थी उसको लेकर सरकार को सबसे पहले काम करना, गारंटी ऑफ जॉब्स, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स। ये जो पढ़ा लिखा यूथ है ये कहां जाएगा? आज इसकी नौकरी की हालत ये है कि ये जहां पर काम करता है इसको वो अपॉइंटमेंट लेटर भी देने को राजी नहीं है कि जो है ये वर्कर हमारे बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर जरूर केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए। समय बहुत कम बचा है, वोरा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि सरकार को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक मैसिव बजट एलोकेट करना चाहिए। अगर दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, अगर 40% बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं तो दिल्ली का बुरा हाल है। सबसे पहला स्टेप, हमारी मीटिंग भी हुई थी सीएम के साथ और हमने उनसे डिमांड भी करी है कि दिल्ली के हर असेंबली सेक्टर में एक पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम हो, ताकि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कम से कम इसे कंट्रोल किया जा सके। कम से कम अपने बच्चों को तो बचा सके। हमारा तो जो हो चुका है, कम से कम बच्चों को तो बचा सके हम जी। डॉक्टर गुप्ता, लास्ट कमेंट आपकी तरफ। हाँ, देखिए ऐसा है कि जहां जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि मेट्रो से प्रतिदिन 24 लाख लोग यात्रा करते हैं, फिर भी जो हमारे वाहन है उनमें 6.4% की वृद्धि हुई है। आप देखिए कितना जाम लगते जा रहे हैं, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अभी बोहरा जी ने बताया था, इसको देखते हुए यदि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि कम से कम एक दिन एक वाहन तो एक कलर का वाहन बंद हो जाए तो इससे कम से कम कुछ तो राहत मिल सकती है। कुछ ऐसी पॉलिसी ट्रांसपोर्ट को लेकर और गंभीर होना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिजली, पानी
स्कूल कॉलेज जितने वादे सरकार ने किए हैं उन सबको पूरा करने का वक्त अब आ गया है। हमारे पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से अब बजट पर नजरें टिकी हुई हैं, उम्मीदें काफी हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जिसे एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने चुना और अब उन 70 वादों को पूरा करने का वक्त आया है जिसे केजरीवाल सरकार ने जनता से किया था। और अब बजट जो पेश होने वाला है उसमें उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए टोटल न्यूज।